नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। Thermodynamic properties are those thermodynamic properties are those thermodynamic properties are those which tells us thermodynamic properties are those which tells us about the nature of the system। क्या बताती है, जो सिस्टम के नेचर के बारे में बताती है। समझ में आया? एक्चुअली इसमें से 3 प्रॉपर्टीज है, तुम पहले ही देख चुके हो। कौन कौन सी? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। ये वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर के पता होने से आप क्या कर सकते थे, फेज बता सकते थे। ये भी एक तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ही है। समझ में आता है? लेकिन उसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जरा चेक करो। अगर हमें किसी सिस्टम के लिए डेंसिटी पता है, क्या पता है, डेंसिटी, तब भी हम बहुत कुछ चीजें बता सकते हैं कि इतना डेंस है, दैट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अगर हमें किसी सिस्टम के लिए हीट कैपेसिटी पता है, हीट कैपेसिटी तो समझते हो, हीट की कैपेसिटी कि कितना हीट की कैपेसिटी है उसकी, कितना हीट एक्सचेंज कर सकता है। समझ में आ गया? दैट इज अ कॉल्ड व्हाट, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जैसे कि और बहुत सारी कंडक्टिविटी भी, कितना कंडक्टिविटी है उसकी, समझ में आता है कि ये सिस्टम कितना कंडक्ट कर सकता है। समझ में आता है? जैसे कि ईएमएफ, अब ये थोड़ा फिजिक्स का आगे टर्म, लेकिन फिर भी थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। बात समझ में आता है? और भी ले सकते हो, जैसे कि वॉल्यूम, अगर नॉर्मल टर्म लो तो वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। समझ में आता है? इनके बारे में तुम्हें पता हो, और भी बहुत सारी हैं। अब इनमें से कुछ नाम तुम्हारे लिए अननोन होंगे, जिसको हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर वो सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, टेंशन मत लेना। स्पेसिफिक हीट, ये भी क्या है हमारे लिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। समझ में आता है? ये नेक्स्ट टॉपिक है, टेंशन मत लेना, याद आएगा। उसके बाद मोलर हीट, मोलर हीट भी हमारे लिए क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। बात समझ में आता है? तो ये कुछ ऐसी टर्म मैंने लिख दी यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। अब इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं कितने तरीकों से, 2 तरीके से। तो लिखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, लिख लो पहले, दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, और बहुत सारी हैं, एक्सेट्रा। ये तो कुछ एक नाम लिए मैंने, एक्सेट्रा आता जाएगा। ठीक है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, हीट कैपेसिटी, कंडक्टिविटी। ईएमएफ को अपन कैंसिल कर सकते हैं, ये क्या है, फिजिक्स का पार्ट हो गया, तो हमें इतनी जरूरत नहीं है। बट ईएमएफ भी हमारे काम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ईएमएफ को भी देखना है। समझ में आ गया? व्हिच इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है? जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, एक्सेट्रा, बहुत सारी है, उन सबको हमको देखना है। ये सारी क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। मतलब इनके बारे में अगर हमें पता हो तो हम सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। समझ में आ गया कि सिस्टम कैसा बिहेव करता है। और भी है, जैसे कि विस्कोसिटी। ठीक है? विस्कोसिटी, ये भी क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। बात समझ में आती है? तो इस तरह से बहुत सारी है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये भी क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। बट ये हमें अभी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका कोई काम नहीं है इन दोनों का। समझ में आता है? बट फिर भी ये सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ही हैं। क्लियर हो गया? अब लिखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं करवा रहा हूं। फर्दर उसको 2 तरह से क्लासिफाई किया है। कौन कौन से, देखो जरा ध्यान से। फर्दर 2 तरह से क्लासिफाई कर दिया है इसको। देखो, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पहला तो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया कि उनको इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो उनको कैटेगराइज कैसे करें, किसको कहां रखें। और दूसरी तरह की कैपेसिटी जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब जरा ध्यान से देखो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होती है। ठीक है? बड़ा आसान है, जरा उसको ध्यान से चेक करना। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि
होती है, इंडिपेंडेंट। देखो यहां पर ये इन, तो यहां क्या लगा दिया मैंने, इन, याद करने का एक तरीका है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। अब उसको समझाऊंगा कैसे। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? व्हिच डिपेंड्स अपॉन मास। बात समझ में आती है? व्हिच डिपेंड्स अपॉन मास। पहले तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लो फटाफट साइड में। एक तो वो जो मास पे डिपेंड करती है, एक वो जो मास पे डिपेंड नहीं करती। और भी ले सकते हो यहां पर प्रॉपर्टी, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं। मेल्टिंग पॉइंट, समझ में आता है? अब देखो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जिनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिनको हम कहेंगे। तो बात ये है कि किसको हम इंटेंसिव बोले, किसको एक्सटेंसिव बोले। समझ में आ रहा है? वही हमें समझना है। इंटेंसिव का मतलब होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो मास पे डिपेंड करती। बात समझ में आ गया? तो मैं बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, जरा उसको देखो। देखो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, लिख लिया सबने? लिख लिया? मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि बताओ पानी का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऋतिक बताएगा। 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या ये डिपेंड करेगा कि मैं एक बूंद पानी लूं या फिर एक बोतल पानी लूं? एक बोतल पानी लूं तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? 100 डिग्री। एक बूंद पानी लूं तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? 100 डिग्री। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही। बात समझ में आता है? चाहे मैं एक बाल्टी पानी लूं, चाहे मैं एक टंकी पानी ले लूं, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बात समझ में आता है? इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस तरफ लिख दिया। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारे लिए क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट भी चाहे तुम कितने भी पानी ले आओ, कितना भी आप लिक्विड लेके आओ, सबका फ्रीजिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना बेटा। और इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया हमारे लिए? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आता है? क्लियर हो गया? अब इसी तरह से जरा ध्यान से देखो, मास पे डिपेंड करने वाली चीज जैसे कि किसकी? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास? वॉल्यूम क्या हो गया? एक क्या हो गया हमारे पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आता है? अच्छा टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? टेम्परेचर इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? मतलब ऐसा समझो कि ये हमारे पास तुम बैठे नहीं हो और ये खाली कमरा पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे खाली कमरे में गैस भरी हुई, इसको ऐसा इमेजिन करो, देखो करने का तरीका। ये हमने ये रखा हुआ है, ये जो हमारे पास सिलेंडर है उसके अंदर गैस भरी हुई है। अब मैं अचानक से, जरा ध्यान से चेक करना, यहां पर जरा चेक करना, मैंने इसके अंदर क्या किया? एक पार्टीशन लगा दिया। समझ में आ गया? पार्टीशन लगाते ही वॉल्यूम तो आधा हो गया ना, बात तो समझते हो? लेकिन क्या टेम्परेचर भी आधा हो गया? नहीं। यहां पर टेम्परेचर जब पार्टीशन नहीं था तब टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लगाने के, ये पार्टीशन लगाने के बाद भी 25 ही रहा ना, टेम्परेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी भाई T/2 हो जाएगा, 12.5 यहाँ का 12.5 यहाँ का। इतना तो दिमाग है तुम में, बात समझ में आती है? इसका मतलब टेम्परेचर क्या हुआ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आता है क्या? क्लियर हो गया? जैसा वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सटेंसिव, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ? इंटेंसिव। अब मास, वेट तो मास पे डिपेंड करेगा, तो वेट और मास क्या हो गया हमारे लिए? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आता है क्या? क्लियर हो गया? अभी जरा चेक करो, एक और चीज पूछता हूं, बताओ डेंसिटी क्या है? डेंसिटी फॉर लिक्विड और सॉलिड, ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? बोलो। एक्सटेंसिव नहीं बेटा, डेंसिटी फॉर लिक्विड और सॉलिड इज इंटेंसिव। बताता हूं क्यों, लिखो। डेंसिटी फॉर लिक्विड और सॉलिड इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे? देखो जरा ध्यान से बेटा, डेंसिटी होता क्या है? मास बाई वॉल्यूम। जैसे तुमने पार्टीशन लगाया, मास आधा हो गया तो वॉल्यूम भी तो आधा हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैथ आती है?
फाइनली डेंसिटी पे फर्क पड़ा क्या? मैं तो आती है ना जो बोल रहा हूँ, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तुमने पार्टीशन लगाया तो मास भी आधा हो गया तो वॉल्यूम भी तो आधा हो गया। फाइनली डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। बात समझ में आ गया? तो डेंसिटी इन दिस केस क्या होगी हमारे लिए? इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज फॉर गैस। समझ में आ गया? लिखो किसके लिए? गैस के लिए, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं इसलिए ध्यान से देख लेना। डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो गई हमारे लिए? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या हो गई हमारे लिए? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब क्यों? जरा चेक करो क्यों। जवाब देता हूं। लिख लिया क्या सबने? लिख लिया? अब जरा देखो ऐसा क्यों हुआ। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं PV nRT होता है गैसेस के लिए, हम पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ लिया था तुम लोगों ने। अब यहाँ पर डेंसिटी निकालता हूँ, n को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको भी लिख सकता हूँ PV n का मतलब क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, साथ में R into T, सही है। इसको मैं भी लिख सकता हूँ P W by V, V को नीचे ले गया, इस m को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर m, और साथ में यहाँ क्या लिख दिया? RT। W by V को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया गैस के लिए? देखो जरा चेक करो, ये डेंसिटी तो क्या लिख सकता हूँ उसको? m into P by RT। सही लिखा मैंने? अब ये जो डेंसिटी है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो मोलर मास जो कि कांस्टेंट होता है, एक प्रेशर, एक R गैस कांस्टेंट जो कि अगेन एक कांस्टेंट है। अगर मैं टेंपरेचर को कांस्टेंट कर दूं तो डेंसिटी सीधी प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। और मैंने क्या बोला? अगर आपकी प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, क्योंकि टेंपरेचर R और m तो कांस्टेंट ही। अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को भरना शुरू किया तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। बात समझ में आता है? क्लियर हो गया? लेकिन वो ये लिखा है, जरा ध्यान से चेक करो, कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो मोलर मास भी क्या होगा? कांस्टेंट ही है। टेंपरेचर मैंने कांस्टेंट रखा है और R भी कांस्टेंट, तो डेंसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकती। बात समझ में आता है? तो वो हमारे लिए क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट ना रख कर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, थोड़ा सोचो भी, एक बर्तन है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, समझ में आता है? अगर मैंने उसमें और गैस भरनी शुरू कर दी तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही। पहले तो कुछ गैस भरी हुई थी, वैसे तुम मान लो ऐसा एक कमरा है, क्लियर होता है? पहले यहाँ पर 5 ही लोग थे, तुम्हारी डेंसिटी अलग थी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? तुम कितने डेंस हो, पर वॉल्यूम मास कितना है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे और लड़के बिठा दूं तो तुम पास पास आ जाओगे, तुम्हारी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी तो चेंज हो गई ना, समझ में आ गया? वो तो तब चेंज नहीं होगी जब मैं क्या करूं? अगर 5 लड़के लाऊं तो क्लास का लेंथ भी बढ़ाता जाऊं। तो क्लास का लेंथ बढ़ने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम क्या हुआ? कांस्टेंट नहीं रहा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? तो सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो तुम्हारी गैस की डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। और अगर तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो गैस की जो डेंसिटी है वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। घुस गया दिमाग में? बात समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट। और खास बात, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें थी इसके अलावा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के अंदर। कौन सी? इंटरनल एनर्जी, उनको तो अपन ने लिखा ही नहीं। में डेल ई, डेल एस, डेल एच, डेल जी, ये सारी की सारी क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ध्यान रखना। क्यों होती है बेटा? सिंपल सी बात है, आपने आइंस्टाइन का रूल तो पढ़ा होगा, E = mc² पढ़ा है। जितना मास होता है उतनी एनर्जी होती है, मास कम हो गया तो एनर्जी कम। और ये सारी की सारी एनर्जी ही टर्म्स हैं अलग अलग। बात समझ में आता है? क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो लिख लो, these all are extensive properties। सिंपल। मास ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो एनर्जी कम होगी। तो एंथैल्पी का मतलब भी एनर्जी होता है, एंट्रोपी का मतलब भी इनडायरेक्ट बेसिक एनर्जी है, डेल्टा की लिए तो गिब्स फ्री एनर्जी।
ये इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, गिव्स यू एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है एनर्जी। रैंडमनेस मतलब इसको बोलते हैं एंट्रोपी, वो भी मास पे डिपेंड करती है, मास ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो एंट्रोपी कम होगी। बात समझ में आता है? तो ये जो चारों टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो भी सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लिख लो, लिखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ऑल फोर terms are extensive in nature, extensive properties। लिख लिया सबने? तो ये समझ में आ गया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव वो मास चेंज कर दो तो फर्क ही ना पड़े, लेकिन एक्सटेंसिव वो अगर मैंने मास चेंज कर दिया तो फर्क पड़ेगा। मास कम लिया, एनर्जी कम, एंथैल्पी कम, एंट्रोपी कम, गिब्स एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आता है? लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका मास का फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन से? टेम्परेचर, डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है डेंसिटी फॉर लिक्विड और सॉलिड। क्लियर होता है सबको? तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। और इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आप फिजिक्स की टर्म भी लिख सकते हो इसके अंदर। ईएमएफ, ईएमएफ किसी भी बैटरी का ईएमएफ मास इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ गया? ये लिख लो, एक काम आएगा तुम्हें। ईएमएफ, ये सवाल पूछा गया है। ईएमएफ इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। EMF is also intensive property। अब देखो और भी हैं इसमें टर्म्स, कौन कौन सी हैं? यहाँ पर लिखा है हीट कैपेसिटी, तो यही लिख देता हूँ। देखो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आता है? हीट कैपेसिटी, अब इसको पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे है। ठीक है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो जरा ध्यान से, स्पेसिफिक और मोलर ये दोनों क्या है? इंटेंसिव। ये दोनों इंटेंसिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव, ये भी क्या है? इंटेंसिव। ये क्यों है अभी पढ़ेंगे इसको, इस टॉपिक को लेना है आपने को। समझ में आता है? टाइप्स ऑफ हीट, हीट और हीट कैपेसिटी इसको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी होती है। क्लियर हो गया? ये स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है 1 ग्राम के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए 1 ग्राम के लिए। जब आपने मास ही कांस्टेंट कर दिया तो चेंज होगी क्या? नहीं। बात समझ में आता है? ये वही वाली कहानी है। ऐसे ही मोलर, 1 मोल के लिए जो मास कांस्टेंट हम मोल कांस्टेंट करती है तो फिर ये चेंज होगी नहीं। बात समझ में आता है? तो ये और ये दोनों क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आता है? तो यहां से जरा पूरी टर्म को दोबारा देख लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है मास के, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है मास पे। मास चेंज होगा तो चेंज हो जाएगी। यहां से शुरू करते हैं। डेंसिटी इंटेंसिव, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, कंडक्टिविटी इंटेंसिव। बेटा ये इंटेंसिव लिख लो, इंटेंसिव। कंडक्टिविटी मास पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आ गया? ये इंटेंसिव। अच्छा और क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम एक्सटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव। समझ में आता है? लिख लो फटाफट। नेक्स्ट, अभी दैट डिपेंड्स, एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। समझ में आता है? चलो यहां पर स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव, मोलर हीट इंटेंसिव। ठीक है, इनकी टर्म्स हमें जरूरत नहीं है। विस्कोसिटी ये भी इंटेंसिव ही होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी इंटेंसिव होती है। ये फिक्स होती है हर एक मेटेरियल के लिए, चेंज नहीं होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये तो कुछ एक फिजिक्स की टर्म थी, तो हमें फिजिक्स की टर्म से मतलब नहीं है, हमें केमिस्ट्री की टर्म से मतलब है। हमारी मेन केमिस्ट्री की टर्म्स कौन सी हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिब्स एनर्जी। ये चारों की चारों कैसी हैं? एक्सटेंसिव। इससे हमें मतलब है। समझ में आता है? क्लियर हो गया? और गैस के लिए स्पेशली ध्यान रखना, लिक्विड और सॉलिड के लिए डेंसिटी इंटेंसिव है, लेकिन गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास जो डेंसिटी आएगी वो कैसी होगी? इंटेंसिव। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैसी होगी? एक्सटेंसिव। समझ में आ गया सबको? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पहचानना सीख लोगे। इस पे सवाल बहुत सारे आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत केयरफुली रीड आउट करना। चलें आगे, चलो हटा देता हूं इसको।